दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि देश की फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश कर दिया, आम बजट जिसे कहा जाता है देश के लिए। और ऐसे में उस बजट के बाद जहां सत्ता पक्ष के लोग हैं या मध्यम वर्ग या नौकरी पेशा वर्ग है, उसमें जो 12 लाख का जो उसमें इनकम टैक्स में राहत दी गई, उसको लेकर बड़ी खुशी भी जाहिर की गई है। और साथ ही दूसरे जो अहम मुद्दे थे, चाहे किसानों की आय से संबंधित बात हो, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आय दुगनी हम करेंगे, या एमएसपी गारंटी की बात है, या महंगाई को नियंत्रण में करने की बात है, और तमाम तरह की बेरोजगारों को लेकर बात है कि नौकरी के सृजन कितना सरकार करने जा रही है, क्या विजन है उसका नौकरियों को लेकर, जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है नौकरियों के लिए। तो तमाम तरह के ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो देश के बजट से लोगों ने उम्मीद लगाए रखी है। और उस बजट के द्वारा सरकार ने कितने उस विजन पे जो आम आदमी की उम्मीदें हैं, उस पे कितना काम किया है, इन सब बातों में जानने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री के ज्ञाता हमारे साथ प्रोफेसर अतवीर जी हैं हमारे साथ। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद प्रशांत जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि बजट आ चुका है देश का, और बजट के बाद जिस तरह से एक पक्ष तो लगातार वाहवाही कर रहा है, खासतौर से सत्ता पक्ष या उनके समर्थक, वहीं विपक्ष और दूसरे जो उनके विपक्ष के जो एक तरह कहा जाए कि जो उनके समर्थक वर्ग है, वह लगातार इस बजट की आलोचना भी कर रहा है। वह कह रहा है 12 लाख तक की एक ऐसा मुद्दा है जिसने हेडलाइन ली है 12 लाख इनकम टैक्स की ना। पूरे बजट को देखें तो हेडलाइन केवल 12 लाख पर केंद्रित है। तो उसके क्या पॉजिटिव संकेत हैं, या इसमें कुछ अभी कुछ और परिवर्तन की संभावना, क्योंकि एक हफ्ते बाद जो कहा कि इनकम टैक्स बिल आएगा। आप किस तरह से पूरे बजट को देख पाते हैं? उसमें क्या पॉजिटिविटी है, या उसमें और कुछ सुधार की क्या गुंजाइश आप देखते हैं डॉक्टर साहब? धन्यवाद प्रशांत जी, पहले तो कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। बजट पे सीधे आने से पहले बजट जिन परिस्थितियों में आया है अर्थव्यवस्था में, इस समय क्या परिस्थितियां हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। देश में इस समय मंदी की स्थिति है और ये वर्ल्ड ओवर भी है, उसका भी असर है यहाँ पर। लेकिन मांग बहुत कम है अर्थव्यवस्था में, तो इस समय अर्थव्यवस्था में मांग को पैदा करने के लिए ये जरूरी है कि लोगों को उनके हाथ में पैसा दिया जाए जिससे कि वो मांग करें, और ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाए जिससे कि वो बाजार में सीधे मांग उससे पैदा हो। यदि हम वर्तमान में भारत की स्थिति को देखें कि जो असमानताएं हैं, लगभग भारत के जो 5 सर्वाधिक लोग हैं, उनके पास जो देश की कुल संपत्ति है उसका 65% हिस्सा केवल 5 लोगों के पास है, जो सर्वाधिक अमीर है। संपत्ति की बात कर रहा हूं मैं, आय की नहीं। तो जो संपत्ति है उसका 65% केवल सर्वाधिक 5 लोगों के पास है। और यदि हम बात करें निचले 50% लोगों की, तो निचले तबके के जो 50% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। इतनी बड़ी असमानता है देश में जी। और यदि हम अब इनकम की बात करें, जो टॉप 10% लोग हैं भारत में, उन टॉप 10% के हिस्से में 57% आय आती है, और जो बॉटम 50% है उनके पास केवल 15% है। तो ये, और इसको यदि हम और इस तरीके से देखें कि जो टॉप 1% लोग हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है पर ईयर, वो 53 लाख रुपीस है, 53 लाख। और हमारी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम, जो देश की पर कैपिटा इनकम है, वो उसका लगभग 23 गुना इन टॉप 1% लोगों के पास पर कैपिटा इनकम है, 23 टाइम्स। हमारे देश में इस समय लगभग जो पर कैपिटा इनकम है रुपी टर्म्स में, वो 1,84,000 पर एनम है, लगभग 17,000 रुपए पर मंथ आती है। आप ये मान लीजिए मोटे तौर पर कि 2 लाख रुपए भी यदि हम पर कैपिटा इनकम माने देश की, तो जो इनकम टैक्स में छूट मिली है 12 लाख रुपए तक, तो वो 12 लाख लगभग पर कैपिटा इनकम जो देश की है उससे 6 गुना ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम से 6 गुना ज्यादा लोगों के टैक्स को माफ किया गया। जबकि यदि हम G20 देशों की बात करें
तो जो एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्सेशन की इनकम टैक्स में, कहीं भी उनकी पर कैपिटा इनकम से ज्यादा नहीं है। अच्छा, अच्छा। एक बात तो ये परिस्थितियां हैं, इनमें बजट आया है। तो हम ये बहुत जरूरी था, पिछले कई बजट में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली थी। हमें इनकम टैक्स में राहत बहुत लंबे समय से अपेक्षित थी, तो वो उसमें छूट मिली है। इससे जो इसके पीछे जो आधार था वो ये था कि इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। लेकिन जो ये टॉप 10% लोगों में आते हैं, ये 12 लाख या उससे ज्यादा इनकम कमाने वाले, तो उससे इनकी इनकम में जो छूट मिली है उससे उपभोग में बहुत ज्यादा अंतर आएगा, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आप यदि देखें, जो क्रेडिट कार्ड ये बच्चे यूज करते हैं या जो इसी ग्रुप के लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, उनकी ईएमआई या उसकी जो उधारी है वो टाइम पे नहीं पे कर पाते और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज बना हुआ है। तो इसका ज्यादातर हिस्सा वो उसके कर्ज को या क्रेडिट कार्ड की जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको जमा करने में लगा देंगे। तो इससे उपभोग में बहुत ज्यादा अंतर आएगा या मांग बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। मांग आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम बहुत कम है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर में सीधे फार्मर्स नहीं है, लेकिन वहां पर जो एग्रीकल्चर लेबरर है जिसकी इनकम बहुत कम है, उनकी यदि कुछ राहत दी जाती इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में वो बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई राहत इस तरह की नहीं दी गई है। आपको आश्चर्य होगा कि हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी का 65% कंट्रीब्यूशन लोअर 50% जो तबका है जिसकी पर कैपिटा इनकम वो लगभग 17-18 हजार रुपए महीना है, उससे 65% जीएसटी आता है। तो उपभोग सीधे सीधे जो वस्तुओं की कीमत या बाजार में महंगाई है उससे प्रभावित होगा। यदि वस्तुओं की कीमत और उसकी महंगाई कम होगी तो मांग बढ़ेगी। उन लोगों के लिए कोई राहत यहाँ पर नहीं है जो मांग सीधे कर सकते हैं। जिन लोगों की इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए पर एनम है, वो लोग ज्यादातर जो मांग करेंगे वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की मांग करेंगे जो हमारे देश में उत्पादित नहीं होती है। और यदि ऐसी जगह पर उस पैसे की छूट दी गई है तो उससे देश की मांग जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि देश में चूंकि इसके छूट की वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो उससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने का जो असर है, बुरा प्रभाव, वो गरीब तबके पर जरूर आएगा। तो महंगाई, इस बजट से महंगाई बढ़ने की संभावना है और जो आर्थिक असमानता है वो और ज्यादा गहरी हो सकती है। यहाँ पर जरूरी था किसान के उसमें पैसा देने की जरूरत थी। आप देखिए कि सरकार एमएसपी पे बिल्कुल मौन है, बजट में कोई चर्चा नहीं हुई एमएसपी के ऊपर, जबकि प्रधानमंत्री साहब ने खुद कहा था कि भाई हम विचार करेंगे। जब लंबे समय से किसान आंदोलनरत थे, लंबा समय बीत गया, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि किसानों की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार जो भी उसकी अपनी बाध्यताएं हो सकती है, लेकिन किसान सम्मान निधि तो वर्तमान सरकार द्वारा संचालित योजना है, उसके माध्यम से ही यदि उसमें कुछ सम्मान निधि को बढ़ा देते तो किसान भी खुश हो जाते और अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होती, उससे मांग बढ़ती और मांग बढ़ने से रोजगार बढ़ता, नए रोजगार के अवसर सृजित होते। इस समय हमारे पास जो एक मौका है अर्थव्यवस्था के पास कि हमारे पास युवा आबादी का परसेंटेज सबसे अधिक है। उस युवा आबादी को यदि हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में उनको रोजगार दे सके तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज मिलेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट वहां पर काम कर सकता है कि यदि हम एक व्यक्ति की इनकम उसको रोजगार देते हैं तो उससे
वो मांग बढ़ेगी और फिर और नए रोजगार उससे सृजित हो सकते हैं। लेकिन रोजगार की तरफ सरकार के बजट में कोई ऐसा कॉन्क्रीट या ठोस कोई कदम नहीं है। जब भी कोई बजट बनाया जाता है तो बजट का एलोकेशन तो होगा ही, कहीं ना कहीं वो एलोकेशन होगा, लेकिन मेन बात यहाँ पर जरूरी होती है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। वो ठीक है कि मांग को बढ़ाना था और एक तरीके से ऐसा मैसेज दिया गया बजट के माध्यम से कि आयकर में छूट दे दी, इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। जबकि आप देखिए 2019 में भी सरकार ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को कम किया था और उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, निवेश आएगा और उससे आर्थिक प्रगति होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बड़ी विडंबना की स्थिति है हमारे देश में कि हमारे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो कम है और जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसकी दर ज्यादा है। तो कॉर्पोरेट्स जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जिनके पास संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है, बिलियनर्स का नंबर हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनको छूट दी गई है। जबकि जो हायर इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स है, उसमें यदि हायर उस पर भी कुछ छूट दी जाती जिससे कि लोगों को अपना और वर्क एफर्ट करने का इंसेंटिव दिया जा सकता था। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखा जाना चाहिए था। आप देखिए कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो राजकोष है गवर्नमेंट एक्सचेकर, उसके ऊपर बर्डन आएगा इनकम टैक्स में छूट देने की वजह से। एजुकेशन पर हम अपनी जो टोटल जीडीपी है वो उसका हम 3% से भी कम खर्च कर रहे हैं और लंबे समय से लगभग 25-30 साल से ये मांग हो रही है कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर को 6% तक बढ़ाया जीडीपी का। लेकिन वो सब हवा हवाई है, उस तरफ कोई इस बजट में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यदि ये 1 लाख करोड़ रुपए सरकार एजुकेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वहां पे खर्च करती तो मुझे लगता है उसका ज्यादा सकारात्मक असर होता है। जी, जी। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो इनकम टैक्स का आपने बताया पूरा जिस तरह से कि एक हाई क्लास जो बड़ी क्लास है देश की, जो बड़ा सीमित वर्ग है अगर देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से, उस पे संसाधन भी ज़्यादा है, इनकम का ग्राफ भी उसके पास ज़्यादा है। लेकिन जैसे वो आम आदमी जो है, एक एक बड़ा लोअर मध्यम मिडिल क्लास कह लीजिए या निम्न मध्यम वर्ग कह लीजिए, वो जो ₹2 का बिस्कुट का पैकेट लेने जाता है, उसे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो असली राहत अगर जीएसटी के माध्यम से देश की आम जनता को सरकार देती तो ज्यादा बेहतर परिणाम होते उसके देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि छोटा-छोटा सामान तो एक सामान में बहुत ही मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय व्यक्ति ₹2 का, ₹5 का पैकेट लेता जाके, चाहे दूध का, दही का, बिस्कुट का, इस तरह की छोटे-छोटे सामान जो प्रतिदिन के हिसाब से भी मजदूर वर्ग जो है वह लेता है। तो ऐसे में वो लेकिन वो जीएसटी पे कर रहा है एक कम मूल्य के सामान पर भी। तो जो विरोधाभास है पूरे इसकी पूरी अर्थनीति के अंदर, उसको किस तरह से आप देख पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रशांत जी। यदि हम यदि हम देखें, मैं पहले भी कहा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो गरीब लोगों पर ज्यादा बर्डन इम्पोज करते हैं अमीर की तुलना में, क्योंकि जो गरीब है वो उपभोग पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखिए इसी बजट की यदि हम बात करें तो 40-45 लाख रुपए से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। जो क्रूज आप पिक्चरों में देखते हैं, जो बड़े पानी के जहाज हैं जिन पर लोग यात्रा टूरिज्म के लिए जाते हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। विदेशों से खरीदे जाते हैं ना, वो देश में नहीं बनते, तो उनको तो राहत दी गई है। लेकिन आम आदमी जो मांग जनरेट करने के लिए आगे आ सकता था, उसकी आय को बढ़ाने की तरफ सरकार ने इस बजट में कोई काम ऐसा नहीं किया है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी की हम बात करें, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता था यदि उसको सही से इंप्लीमेंट किया जाता। और ये जो भी फिस्कल एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये अपेक्षा की गई थी या ये उनकी तरफ से उम्मीद थी कि जीएसटी को यदि सही से इंप्लीमेंट किया तो इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और
अर्थव्यवस्था को कम से कम 2% की वृद्धि उससे हो सकती है जीडीपी ग्रोथ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब से जीएसटी लागू हुआ है प्रशांत जी, आपको आश्चर्य होगा, उसमें 1600 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, उसमें 6 स्लैब हैं आज भी। और उसकी वजह से जीएसटी एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम हो गया, जिसके हम जो सुधार तो किया गया था कि हमें टैक्स सिस्टम को सरल करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेट होने की वजह से जो उससे लाभ अर्थव्यवस्था को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था बजट वाले, हालांकि ये जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है, लेकिन वित्त मंत्री यहाँ पर कोई इस तरह का आश्वासन वो दे सकती थी बजट में कि हम उनको रेशनलाइज करेंगे जीएसटी की दरों को, और जीएसटी पर विचार करके उसको रेशनलाइज करके उसको सरल करके हम आम आदमी के द्वारा जो उपभोग की जाने वाली सेवाएं या वस्तुएं हैं उनको निम्न स्तर की जीएसटी या निम्न दर से उन पर जीएसटी में शामिल करके हम अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ा सकते थे। आप देखिए, लगातार जब से हम 1991 से बात करें तो कर सुधारों की बात होती है कि कर संरचना को साधारण करना है। 1991 या उससे पहले पर्सनल इनकम टैक्सेशन में 8 स्लैब्स होते थे, उनको धीरे धीरे सरल करके 3 स्लैब पे लेके आए। चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उसको सब्सिक्वेंटली स्लैब्स को कम करके 3 स्लैब आई, और लगभग 15-20 साल तक 3 स्लैब पर वो चला। अब पिछले कुछ बजटों से स्लैब्स बढ़ाए जा रहे हैं और इस बार के 7 स्लैब कर दिए इनकम टैक्स में। तो 7 स्लैब हो जाने की वजह से वो सिस्टम और कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और ये जो 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स में छूट है, उसको भी समझने की जरूरत है कि यदि वो आपकी सैलरीड इनकम है तो उस पे छूट है। यदि मान लीजिए आप 12 लाख रुपए आपकी इनकम है और उसमें से 8 लाख रुपए आप सैलरी या बिजनेस पर्पज से उसे अर्न कर रहे हैं और 4 लाख रुपए आपकी कैपिटल गेन है इनकम, तो वो 4 लाख रुपए टैक्स फ्री नहीं है, वो 4 लाख टैक्सेबल है। बेशक आप 12 लाख से कम की स्लैब में हैं, लेकिन वो जो आपने कैपिटल गेन आपको हुआ है वो टैक्सेबल है। केवल 8 लाख रुपए जो आपने सैलरी पर्पज से या बिजनेस पर्पज से या किसी इस तरह से पर्सनल एफर्ट से आपने वो अर्न किया है, केवल उस पर टैक्स छूट मिलेगी। तो इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, इनकम आप देखिए, जब 1991 में हमने रिफॉर्म शुरू किए थे उस समय हम अपनी हमारी जो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट थी, हमारी पर कैपिटा इनकम की 3 टाइम्स थी। आज वो एग्जम्पशन लिमिट हमने अपनी पर कैपिटा इनकम का 6 टाइम्स कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं हुई है। बस हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सपर्ट्स का ये है कि हम यदि एक तबके की आय बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे निचले तबके को भी आय बढ़ेगी। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी कहलाती है। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारे यहाँ पर पूरा एविडेंस है, वो फेल हो चुकी है। उसका कोई लाभ निचले तबके को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक इस तरह का जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि पहले हम उच्च तबके की इनकम को बढ़ाएं, उससे निचले तबके की भी इनकम बढ़ेगी, वो थ्योरी पूरी तरीके से फेल है, इसलिए उसका कोई लाभ यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ जी एक सेकंड में रुकूंगा। जो आपने कहा ना पर कैपिटा इनकम का 6 टाइम ही है, थोड़ा सा इसका बताएंगे थोड़ा विस्तार से, इसका मतलब क्या, जो आम आदमी आम दर्शक को समझ में आ जाए। वही मैं कह रहा हूं कि मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,84,000 रुपए पर एनम है। मोटे तौर पर उसको 2 लाख भी मान लें। जो हमारी औसत आय है व्यक्ति की देश में, वो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। 2 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की गई है बजट में। तो उसको यदि हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा। तो 6 टाइम्स ऑफ द पर कैपिटा इनकम, औसत आय जो व्यक्ति की देश में है उसके 6 गुना इनकम टैक्स लिमिट के एग्जेम्पशन लिमिट तय की गई है। ठीक है, ये जो
12 लाख या 12 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग हैं, ये हमारी कुल जनसंख्या का 10% लोग हैं, टॉप 10% में आते हैं। हम सब लोग उस रिच कैटेगरी में आते हैं यदि हम यहाँ का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैप है उसको देखें तो। जी जी। आप जानते होंगे या लगातार उसका प्रचार किया जाता है कि 80-85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। खाद्यान्न दे रहे हैं। उनकी उनकी पर कैपिटा उनकी जो इनकम है, जो भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम है उससे कम ही होगी, उन्हीं को तो दिया जा रहा होगा। सही तो बात। पर कैपिटा इनकम जो कम है, आप देखिए हमारे यहाँ एक तरफ तो बिलियनर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, अमीरों की संपत्ति और तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो मास पॉपुलेशन है उसकी इनकम कम होती जा रही है। लेकिन चूंकि जीडीपी निकालने के लिए टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो भारत की जो कुल जीडीपी है उसको यदि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम आती है। वो पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पर आम आदमी की जो औसत आय है एक साल की, वो 1,84,000 रुपए है, लगभग 2 लाख मान लीजिए मोटे तौर पर। तो उसका 6 गुना ज्यादा एक इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट रखी है। तो यही 1991 में जो उस समय की पर कैपिटा थी, उस समय एग्जम्पशन लिमिट उसका 3 गुना थी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो आर्थिक प्रगति है वो नहीं हुई है। आर्थिक प्रगति केवल कुछ लोगों की इनकम बढ़ने से नहीं होती है, या केवल देश की जो कुल जीडीपी है उसके बढ़ने को हम आर्थिक समृद्धि नहीं कह सकते। आर्थिक समृद्धि का मतलब है जो हमारे सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास तो तभी होगा जब सबकी आय बढ़ेगी। तो सबकी आय तो बढ़ नहीं रही है ना। हमारे यहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वो और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। उससे मांग आती है, मांग तभी आएगी जब उसको हम पैसा देंगे, उसको रोजगार देंगे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, हालांकि ये मैं मानता हूं कि केवल एक बजट से कुछ नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में सरकार को अपनी नीतियों में कृषि क्षेत्र को, जो कृषि ग्रामीण जो युवक हैं उनको रोजगार देने की आवश्यकता है, जिससे कि वो आर्थिक प्रगति की जो मुख्य धारा है उनमें उनका योगदान हो सके। जो हमारे पास इस समय यूथ पॉपुलेशन है, यदि हम उसको स्किल प्रोवाइड करके, उसको एजुकेट करके, उसको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाने में, मतलब दे पा रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप होगा अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि चाइना की यदि हम बात करें, जब चाइना के पास इकोनॉमी में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति आई थी, तो उसने अपने यहाँ की जनसंख्या को रोजगार दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन सबको रोजगार दिया, उनको सोशल सिक्योरिटी दी गई, और जो उससे ग्रोथ हुई उसी ग्रोथ से उनको ये सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। आज जब उसके यहाँ पॉपुलेशन एजिंग मतलब वृद्ध पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन वो कंफर्टेबल उसमें है क्योंकि उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो एक ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, वो जो पेंशन थी कर्मचारियों को, वो भी खत्म हो गई है, वो मार्केट लिंक कर दी गई है, जो भी नई पेंशन स्कीम आई है। तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जो रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, तो और जब आगे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ेगी। तो एक बड़ा चैलेंज है इस समय यूथ को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देने की। तो यदि हम रूरल डेवलपमेंट की तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी, ये जो 1 लाख रुपए का जो बर्डन आया है इनकम टैक्स में छूट देने पर, यदि इसी 1 लाख रुपए को एजुकेशन पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता वर्तमान में, तो इससे नए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती, लोगों को रोजगार मिलता, उनकी आय बढ़ती, तो इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज मिलता। ऐसे ही जो रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा है, वो रूरल डेवलपमेंट पे उस इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, उस छूट का एक बड़ा हिस्सा यदि रूरल डेवलपमेंट की तरफ खर्च किया जाता, तो वहां से जो उपभोग में वृद्धि होती, उससे गुणक प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट एक होता है हमारे इकोनॉमिक्स में, कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उससे
मल्टीप्लायर जितना होता है उतना ही गुना आय बढ़ती है। तो आप देखिए एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी का तो उस एक्सप्रेस वे से कोई संबंध नहीं है ना, उसको तो चलने भी नहीं दिया जाता। जैसे ही आप एक्सप्रेस वे से उतरते हैं तो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो या छोटे कस्बे की हो, उनकी हालत आप देख सकते हैं क्या है। 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर चल के आ सकते हैं हाईवे पे, यहाँ आपको 10 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं, तब भी आप सारा वो करते। तो जब तक हम इन कनेक्टिंग रोड्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो हाईवे से कुछ नहीं होना है, क्योंकि हाईवे मशीन से बनता है, वहां पर कोई रोजगार जनरेट नहीं होगा। ये जो कनेक्टिंग रोड्स हैं यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उससे मांग बढ़ेगी और उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समृद्धि है वो सब लोगों का, सबका विकास करने से आती है। सबकी समृद्धि होती है तब आर्थिक समृद्धि होती है। केवल कुछ लोगों की इनकम बढ़ने से आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। बजट में यदि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता थी। यदि उस पर कुछ बजट एलोकेशन होता तो उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पे हो सकते। जी, जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, कृषि को लेकर जैसा आपने कहा और लगातार किसानों की बड़े समय से माँग भी है एमएसपी को लेकर। पार्लियामेंट हो या सदन के बाहर हो, सत्ता पक्ष ने, प्रधानमंत्री जी ने भी जब आंदोलन चला था, जब उसके बाद वो कानून वापस लिए गए थे, तो उन्होंने कहा भी था इस बारे में, तमाम बातें कही गई थी। सभी जानते हैं, बिल्कुल वो सब चीज़ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे में एमएसपी पर कोई पुख्ता कोई भी बयान देने में सरकार परहेज क्यों कर रही है? और साथ ही कृषि आधारित पूरी जो जो देश की अर्थव्यवस्था है, एक बहुत बड़ा भाग और बहुत बड़ी आबादी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, कृषि संबंधित कामों में जुड़ी हुई है। तो कृषि को जैसे उद्योग जो हमारा क्षेत्र है देश का, जिस तरह से उनको उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएँ लाती है। कृषि को भी उद्योग आधारित पूरा एक क्षेत्र मान लिया जाए और उसी तरह से उस पे पूरा फोकस किया जाए अर्थव्यवस्था का, तो इससे क्या परिवर्तन किस तरह से आप होगा और क्या संभावना इसमें हो सकती है और? प्रशांत जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। देखिए, हम जो अर्थव्यवस्था की संरचना है उसमें उद्योग क्षेत्र पूर्णतया कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। मतलब आइसोलेशन में कुछ नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, ये एक दूसरे के पूरक है। और विशेष रूप से कृषि और उद्योग, ये तो एक दूसरे के पूर्णतया पूरक हैं। यदि कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ेगी तो वो औद्योगिक क्षेत्र में जो भी कुछ मैन्युफैक्चर होता है उस उन वस्तुओं और सेवा उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। ठीक है, उद्योग को इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा, कृषि क्षेत्र से ही बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है उद्योग क्षेत्र का वो वहां से आता है। तो यदि हम कृषि क्षेत्र पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार आगे आएगी, तो उससे न केवल कृषि क्षेत्र को बल्कि उद्योग क्षेत्र को भी राहत मिलेगी। हम एक बड़ी जनसंख्या को, जो कृषि क्षेत्र पर आज भी 50% से अधिक जनसंख्या अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, उसको इग्नोर करके हम आर्थिक समृद्धि नहीं ला सकते अर्थव्यवस्था में। तो कृषि क्षेत्र में आप, कृषि में किसान पूरी मेहनत करता है, उसकी उपज में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी उपज का जो उचित दाम है वो नहीं मिल पाता। सरकार जो 80 करोड़ या ज्यादा लोगों को राशन देने के जो घोषणाएं करती है या जो उसकी उपलब्धि को वो काफी प्रचार प्रसार करती है, वो भी किसानों की मेहनत के आधार पर है। यदि सरकार उसी उपज को एमएसपी पर खरीदे और तब उसे फ्री में दे, तब तो समझ में आता है कि सरकार अपना कुछ कर रही है। लेकिन सरकार चूंकि एमएसपी पे नहीं खरीदती है, उससे मार्केट में सस्ते दाम पर उसे वो उपज मिल जाती है, तो आसानी से उसे बांटा जा सकता है। तो जरूरत है यहाँ पर किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने की। इसका एमएसपी के लिए जो मांग है, और सरकार का भी इस तरफ फोकस है, बजट में भी कहा कि वो दलहन को और इस तरह की दूसरी जो जीन्स है उनको बढ़ावा देगी। लेकिन केवल हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। यदि हम बहुत सा, अभी केवल 24 जो फसल हैं उन पे ये एमएसपी दिया जाता है,
और किसान जिन फसलों पे एमएसपी मिलता है केवल उन्हीं पे फोकस करता है, क्योंकि बाजार में यदि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा फसल का और उसका एमएसपी नहीं है तो बहुत सस्ते में उसे बेचना पड़ेगा, उसे लागत भी नहीं आती, कई बार वो सड़क पे उसको फेंक देता है या ट्रैक्टर चलवा देता है खेत में। तो यदि दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाएंगे तो किसान उस तरफ अपना फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा और उससे जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। इसकी तरफ अब जैसे पंजाब, हरियाणा या जो वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर ज्यादातर लोग गेहूं, चावल और गन्ना इसी पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि यही एमएसपी मिलता है इन पे, गन्ने पे एफआरपी वो मिलता है। एक और कारण है कि और बहुत सारी, आप वेस्टर्न यूपी में आप बात कर लीजिए या पूरे यूपी में ये जो अन्ना पशु हैं, ये उसकी जो फसल है उसको बर्बाद कर देते हैं। तो गन्ना बोने से उन्हें एक राहत ये है कि उसमें कम से कम नुकसान होगा अन्ना पशुओं से या नीलगाय टाइप के जो इस तरह के वो हैं। तो किसान को अपनी फसल को बचाना है, एक तो कीटों से बचाना है जो भी उसमें वो लगते हैं, दूसरी तरफ अन्ना पशुओं से बचाना है, तीसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज है, जो भी इस तरह के वो आते हैं, कभी सूखा पड़ गया, कभी आंधी आ गई या कभी तेज बारिश हो गई, उससे बचाना है। तो वो बेचारा लगातार इसी संकट से जूझ रहा होता है। तो यदि उसे हम कोई राहत नहीं देंगे तो हम देश की समृद्धि की बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है, हम देखिए यहाँ पर कृषि शिक्षा को बढ़ावा दे सकती थी सरकार, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसे फोकस करना चाहिए था। तो किसान की जो खेत है उसमें गवर्नमेंट को अपना निवेश बढ़ाने की तरफ आगे आना चाहिए था। तो यहाँ पर रोजगार, ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर है, यहाँ पर लोगों को नए रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। और जब हम इस तरह की खेती को बढ़ावा देंगे तो उससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मांग जनरेट होगी अर्थव्यवस्था में। जो उपभोग, जो देश में निर्मित वस्तुएं हैं, उनकी मांग गरीब तबके के द्वारा की जाती है। यदि मेरी इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम को मैं उपभोग पे खर्च नहीं करूंगा। मुझे इनकम टैक्स में छूट मिली है तो उस छूट का लाभ मैं कहीं प्रॉपर्टी खरीदने में या अपना कहीं इन्वेस्ट करने में लगाऊंगा, उससे अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ने वाली है। समझ रहे? यदि गरीब तबके को इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से या डायरेक्ट किसान सम्मान निधि के माध्यम से या उसको उसकी फसल का, किसान को उसकी फसल का सही मूल्य दिला करके उसकी आय को बढ़ाए तो वो मांग करेगा, उससे अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगी। तो केवल जो किसान की हम बात करते हैं कि उसको जब हम उसको लोन देने की तो बात की है कि किसान क्रेडिट कार्ड पे हम उतना बढ़ा देंगे, तो लोन देने से उसको लोन, किसान क्रेडिट कार्ड किसके पास है? जो अमीर किसान है। हमारे यहाँ पर 86% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो सूक्ष्म और मतलब निम्न स्तर के किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो उनके पास उस किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है, उससे अमीर किसानों को लाभ होगा। तो जरूरत है जो आम किसान है, जो मजदूर है, जो दूसरे के खेतों पे काम कर रहा है, उसकी आय बढ़ाने की, उससे अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ेगा, उससे मल्टीप्लायर काम करेगा, उससे आर्थिक समृद्धि होगी, उसी से सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा, उसी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पर सरकार यदि रूरल डेवलपमेंट पे खर्च बढ़ाती, किसान सम्मान निधि को बढ़ाती, एमएसपी पे कुछ राहत देती, तो उससे अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया कि अगर जो निम्न स्तर का जो मजदूर वर्ग है जो जुड़ा हुआ कृषि क्षेत्र से या जो मध्यम वर्ग के किसान है, उसको तमाम सुविधाएं देने की बात है, लेकिन एक विशेष वर्ग को ही, चाहे वो इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने की बात हो या किसान क्रेडिट की बात हो, तो एक विशेष वर्ग को ही सरकार ने इस बजट में एड्रेस करा है, ऐसा कुछ लगता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो बेरोजगारी का ग्राफ है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपने भी जैसे अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि जो बेरोजगारी संख्या है वह लगातार कहीं ना कहीं एक चुनौती भी पेश कर दी है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कि वो जो बड़ा आंकड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए वह भी नुकसानदायक होगा। तो ऐसे में बेरोजगारी को एड्रेस किस तरह से सरकार को करना चाहिए था? किस तरह से जो नई युवा पीढ़ी तैयार हो रही है हमारी, हर प्रतिवर्ष बड़ी बड़ी संख्या रोजगार के लिए खड़ी हो जाती है, तो उसको
एड्रेस करने के लिए इस बजट में कुछ देख पाते हैं आप, या अभी और कुछ बहुत सब काम करने की संभावना इस क्षेत्र में है? देखिए, केवल एक बजट से बहुत कुछ संभव नहीं है, मैं पहले भी कहा था। लेकिन कुछ तो प्रयास कॉन्क्रीट ऐसे हो सकते थे बजट के माध्यम से। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एजुकेशन के ऊपर खर्च बढ़ाया जा सकता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च बढ़ाया जा सकता था। ऐसे ही जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर है, जो छोटे उद्योग है, सूक्ष्म और जहाँ पे लेबर के द्वारा प्रोडक्शन होता है, ऐसे उद्योगों को और राहत दी जा सकती थी। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा करके हम नए रोजगार के अवसर सृजित कर सकते थे। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, इन कनेक्टिंग रोड्स पर एक इकोनॉमिस्ट ने तो ये तक कहा है कि कनेक्टिंग रोड, संपर्क मार्ग पे इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न मिलते हैं, किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में 10 गुना रिटर्न मिलते हैं। लेकिन कनेक्टिंग रोड्स पर सरकार का ध्यान नहीं है। कनेक्टिंग जो संपर्क मार्ग हैं, यदि उन पर खर्च बढ़ाया जाए, उन पे फोकस करे सरकार, तो उससे जो गांव हैं, जो इंटीरियर के गांव हैं, उनकी कनेक्टिविटी बाजार से सीधे बनेगी। किसान अपनी प्रोड्यूस को आसानी से मार्केट तक ले जा सकता है। तो वहां पर जब उन रोड्स को बनाएंगे तो वहां सीधे रोजगार के अवसर, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको रोजगार दिलाया जा सकता है। मनरेगा पर सरकार इतना, आप देख रहे हैं लगातार बजट कम होता जा रहा है। तो यदि हमें लोगों की आय बढ़ानी है, उपभोग बढ़ाना है, तो सरकार ऐसे लोगों की इनकम बढ़ाए ना, जिनसे, या इस तरह का प्रयास करे कि जो उपभोग की सीधे मांग करें। जिन वस्तुओं के उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, यदि उनकी मांग बढ़ेगी तभी तो रोजगार सृजित होगा। यदि हमारी, मतलब मेरी आय बढ़ी, मैं अपनी आय में अपने उपभोग पे जो मैं पहले खर्च कर रहा हूँ उतना ही अब खर्च करूंगा। अब यदि मैं कुछ खर्च करूंगा तो या तो इंपोर्टेड गुड्स पे खर्च होगा, या मैं कहीं जाके अपना इन्वेस्ट करूंगा, कोई प्रॉपर्टी बनाऊंगा, उस पर खर्च करूंगा, उससे मांग कहाँ बढ़ेगी। तो मांग बढ़ाने के लिए तो जो तबका सीधे मांग बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, उसकी आय को बढ़ाना चाहिए था। किसान सम्मान निधि मैंने जैसे आपको बताया कि इसी सरकार की योजना है, वो उस पर बढ़ा करके वाहवाही लूट सकते थे। तो उससे सीधे किसानों की आय बढ़ती, वो मांग करते, उससे रोजगार बढ़ता है, देश जी, समृद्ध होता है। तो समृद्धि के लिए जरूरी है, केवल नारा लगाने से नहीं होता सबका साथ सबका विकास। सबका विकास तभी होगा जब सबके विकास के लिए सरकार आगे आए। तो विशेष रूप से जहाँ जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर है, जहाँ पे श्रम की मांग ज्यादा होती है, वो सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टेक्सटाइल। इन सेक्टर्स में जहाँ पर लेबर की डिमांड होती है, वहां के लिए सरकार को बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, जो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अर्थव्यवस्था के लिए, मांग को बढ़ाने के लिए। उससे बिल्कुल। यदि सरकार ऐसा करती तो मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्टर डोज मिलता है। जी, जी। मेन बात सही कहा कि आपने, माँग बढ़ेगी तो उससे निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था का पहिया ज़्यादा अच्छा घूमेगा। और जो शिक्षा की भी आपने बात की, शिक्षा बजट के ऊपर भी आपने एक टिप्पणी की, तो इसमें शिक्षा का जो विस्तार है देश के अंदर, या जो उच्च शिक्षा के संस्थानों की आवश्यकता देश महसूस कर रहा है इस समय, क्योंकि लगातार एक हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी। तो ऐसे में जो निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय संस्थानों का जो गैप आता जा रहा है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा लगातार शिक्षा के अंदर दिया जा रहा है। तो क्या उससे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारा जो निम्न वर्ग है, या तमाम ऐसे वर्ग हैं जिसके पास आर्थिक चुनौतियों का सामना वह लगातार कर रहा है, उसके सामने उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कितनी कठिन चुनौती सामने आने वाले समय में हो सकती है? क्या संभावना आपको लगती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का। शिक्षा में जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है, ये एक तरीके से पब्लिक गुड है। इससे सोसाइटी की मेरिट एनहांस होती है यदि इस पे एक्सपेंडिचर होता है, और उससे पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को लाभ मिलता है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन हुआ प्राइमरी एजुकेशन का, पब्लिक स्कूल के नाम पे, जिनका पब्लिक से कोई संबंध नहीं है, पैसे से संबंध है सीधा। कहने को नाम के वो पब्लिक स्कूल है, ठीक है, पब्लिक से उसका सीधा कोई इस तरह का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है, यदि हम सेकेंडरी एजुकेशन तक सबको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर पाते, तो प्राइवेट एजुकेशन को हम पीपीपी मोड में चला सकते थे। वहाँ पर हम प्राइवेट
इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, बशर्ते कि हम सेकेंडरी एजुकेशन तक सरकार सबको इंश्योर करे कि सबको एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। हमारे यहाँ पर प्राइवेट, अब जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर आया है उस पर सरकार का कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें एजुकेशन की क्वालिटी से क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे किसी से भी ये बात छिपी हुई नहीं है। वहाँ पर वो एजुकेशन को बिजनेस का एक माध्यम बना दिया गया है, हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली अब यहाँ पर, और उसमें क्वालिटी पर फोकस नहीं है। तो उससे जो भी डिग्री लेकर के युवा आ रहे हैं, या आपने इंजीनियरिंग कॉलेज से जो डिग्री लेकर आ रहे हैं, या जो इस तरह का, तो जो कॉर्पोरेट से वो कहते हैं कि इनमें 90% रोजगार देने लायक नहीं है। तो उस तरह के, अब यहाँ किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? वो इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है, या वो स्टूडेंट बेचारा जो 5-7 साल उसने वहाँ पे वो डिग्री अर्न करने में लेने में लगाए और उसमें 8-10 लाख रुपए उसने खर्च भी कर दिए, और फिर उसको बाजार में ये सुनना पड़ता है कि वो रोजगार देने लायक नहीं है। तो सरकारों को इसमें जो अपना रेगुलेटरी रोल है उसको सही तरीके से निभाना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। शोषण से बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं वहाँ पर, उनको शोषण से बचाया जा सके, तभी उस एजुकेशन जो भी वो उपाधि प्राप्त करते हैं उससे कुछ उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। तो लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेगुलेटरी बोर्ड एजुकेशन को लेकर ऐसा हो जो तमाम तरह के जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो जो चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, या सरकार की जो नीतियां जिस तरह से बनाई जा रही हैं, स्टूडेंट्स, तमाम तरह के सभी जो वर्ग है उसके स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर उनके हित के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट आपने कहा बड़ा महंगा हो गया कोर्स करना, चाहे इंजीनियरिंग हो या कोई दूसरे कोई भी ऐसा कोर्स हो, उसमें पूरे परिवार की पूरी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। उसके बाद बच्चा अगर डिग्री के बाद उसको सर्विस ना मिले तो बड़ा उनके लिए भी बहुत बड़ी एक समस्या ही बन जाती है। तो ऐसे में एजुकेशन तमाम, लोन लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं किसान, गरीब जी, मजदूर जो भी है, वो एजुकेशन के महत्व को समझते हैं, वो लोन लेते हैं, लेकिन उससे जब बच्चे को रोजगार नहीं मिलता तो उनका और वो कर्ज में चले जाते हैं, फिर वो क्या करेगा, सुसाइड करेगा, इस तरह का। और उसी का भी अभी सामने एक एपिसोड, सामने अभी घटना घटी है जिसमें बड़ा जो कोचिंग संचालक है और पूरे कई स्टेट्स के अंदर उनके सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए। बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, जहां पर वो एकदम से, जिनके इतने पैसे लगे हुए थे उस संस्थान के ऊपर। अच्छा, इस तरह का पूरा सिस्टम है, ये नेटवर्क है, कोचिंग संस्थान की बात की जाए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिस तरह से खुल रहे हैं, और बड़ी बड़ी फीस, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस वह लेते हैं। तो जो पेरेंट्स का शोषण हो रहा है आर्थिक रूप से, बच्चों का भी कहीं न कहीं कंपटीशन का, कुछ सोसाइटी केस हम लगातार पढ़ते हैं, कभी कोटा के अंदर, कभी कहीं पर अंदर। तो पूरा जो व्यवस्था है, पूरी एक एजुकेशन का और पूरे कोचिंग सिस्टम का, इसको सुधारने की क्या आप आवश्यकता समझते हैं? इसमें आप किस तरह के सुझाव भी देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, एक नेक्सस है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में। आप से चीज़ें छिपी नहीं है, आप सब जानते होंगे कि ये हाई स्कूल करने के बाद ज़्यादातर साइंस के बच्चों का डमी एडमिशन करा देते हैं स्कूलों में। वहाँ अटेंडेंस नाम मात्र का होता है बच्चे का, वो कोचिंग में चला जाता है, और एक इस तरह का माहौल बना रखा है कि मतलब बगैर कोचिंग के आप, इतना कंपटीशन जबरदस्त है कि स्कूल में उसको, चूंकि वहाँ पर वो उस तरह की एजुकेशन दी नहीं जाती, तो बच्चा मजबूरी में कोचिंग में जाता है और वहाँ उसे हाई फीस देकर वो देना पड़ता है। अब हजारों लाखों की संख्या में बच्चे कोचिंग में जाते हैं, और जो सीट है जिनके अगेंस्ट वो तैयारी कर रहे होते हैं वो तो लिमिटेड है, तो कुछ को सक्सेस मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। तो इतनी मोटी मोटी फीस देके कोचिंग संचालकों को तब भी सफलता नहीं मिलती है, तो बच्चा क्या करे? तो इसमें तो सरकार का रेगुलेटरी रोल ही है जहाँ फेल हो रहा है। तो सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई है उसको इंश्योर किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन, उनको जो टीचिंग है उसको इंश्योर किया जाए। तो जब तक इन पे रेगुलेटरी चेक्स नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही विस्तार से आपने पूरे विषय को समझाया है, बजट के इफ एंड बट क्या है, उसमें क्या संभावना और हो सकती है और क्या बेहतर सरकार कदम उठा सकती है कि आम आदमी को राहत मिले। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं, फिर टिप्पणी में उस पे चाहूँगा 12 लाख का जो स्लैब है, जो द क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ पूरे बजट का उसके द्वारा। ऐसे में एक बात और उसमें कही जा रही है कि जो सर्विस क्लास को जो पर्क्स मिलते थे, जो उससे लाभ मिलते थे नौकरी के दौरान, अब वह इनकम के उसमें काउंट होगा। तो इसका क्या फ़र्क इस पूरे स्लैब के अंदर पड़ेगा उस मध्यम वर्ग या जो नौकरी पेशा आदमी है, उच्च क्लास का जो वर्ग है, जो 12 लाख वाली कैटेगरी को आपने बड़ा डिफाइन किया था उसको, कितनी सीमित संख्या उसके अंतर्गत आती है। ऐसे में जो उसको नौकरी से मिलने वाले लाभ थे, जो पहले कर योग्य आय में नहीं गिनी जाती थी, अब वो कर योग्य आय में गिनी जाएगी। इसका थोड़ा-सा विस्तार में और अंत में बता दीजिए। नहीं, ये ठीक है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके पैकेज आप देखें तो लाखों में होते हैं, लेकिन टैक्स लायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उनको दिया जाता है कि हाउस रेंट पे ज़्यादा एक मोटा अमाउंट उनको दे दिया। ऐसे ही उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट के नाम पे दिखा दिया, कुछ आ, बच्चों की टीचिंग के नाम पे दिखा दिया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं, वो टैक्स बचाने के लिए इस तरह के वो सब कर लेते हैं। तो सरकार को इस तरफ देखना अच्छी बात है कि जो पक्ष मिलते हैं हम उस हिसाब से उसकी इनकम को, रियल इनकम को देखें और उसको टैक्स करें। तो ये तो अच्छा है कि सरकार को कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई भी डेवलपमेंट वर्क करना है तो उसके लिए फंड्स की तो जरूरत होती है। अब मैं जैसे आपको बताया कि वेल्थ इनइक्वालिटीज, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज, एक बहुत बड़ा स्कोप है वेल्थ टैक्स लगाया जाए। तो वेल्थ टैक्स से आप बड़ा बड़ा अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन सरकार इस तरह के काम पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है, या इस तरह के एफर्ट क्यों नहीं होते हैं बजट में। तो वेल्थ टैक्स के माध्यम से एक बड़ा अमाउंट सरकार को मिल सकता है और उसे रूरल डेवलपमेंट पे या एजुकेशन पे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जा सकता है। तो ये पर्क्स को तो टैक्स होना चाहिए, अच्छी बात है। जी, जी, जी। तो आपने बहुत ही पूरे विश्लेषण जो बजट का किया है, बड़े विस्तार से किया और मुझे विश्वास भी है हम दर्शकों को एक-एक बिंदु समझ में भी आया होगा कि अलग-अलग विषय पे जिस तरह से आपने सारगर्भित पूरे उसकी व्याख्या की है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए बजट को समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो केवल हेडलाइन पढ़ लेता है, उसे लगता है कि बहुत कुछ हो गया है। अब लेकिन जब जी, उसके अंदर के निहितार्थ को समझेगा तो पता चलता है कि बजट में क्या होना चाहिए और क्या संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला और पूरे विस्तार से बजट की बारीकियों को समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।